वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय थॉट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना ओ लेवल का पेपर फर्स्ट। और ये है पार्ट सेकंड। ठीक है, कल हमने जो पढ़ा था, हमने ब्लॉक डायग्राम तक पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आर थ्री टाइप्स अकॉर्डिंग टू वर्क। जो काम करने का आधार होता है, उसके काम करने के आधार पर हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं अपने कंप्यूटर को। ठीक है, पहला हो गया एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन फिजिकल नेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर मेजरमेंट। मतलब कि अगर हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा लेना है, जैसे कि हो गया फिजिकल मेजरमेंट्स हमें लेने हैं, नेचर के जो मेजरमेंट्स होते हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें मेजरमेंट करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो हमारे यूज़ के लिए नहीं होता, वो एक बहुत बड़ा अगर हमें मेजरमेंट लेना है, बहुत बड़ा डेटा कलेक्ट करना है, तब हम एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये काफ़ी महंगे होते हैं और हमारे यूज़ के लिए नहीं होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या हो गया? डिजिटल कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर इज मेड विद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स and working only binary digits 0 1. This is the main language of computer. मतलब कि जो हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स का यूज़ करके ही कंप्यूटर चीज़ें समझता है। ठीक है, तो और बाइनरी डिजिट्स होती हैं आपकी 0 और 1। ठीक है, और डिजिटल कंप्यूटर इन्हीं बाइनरी डिजिट्स पर काम करता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे मतलब काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलकर के बना होता है और बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है। और ये जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर में ही आते हैं। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ मिक्सचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो इन दोनों टाइप्स को मिला करके बनते हैं। मतलब कि वो आपका एनालॉग कंप्यूटर भी होगा उसमें और डिजिटल कंप्यूटर वाला भी सारा काम होगा, तो ये भी महंगे होंगे। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं, उनके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सुपर कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर जो सबसे हाई परफॉर्म्ड होता है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है, इसका कॉस्ट बहुत हाई होता है, इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो सुपर कंप्यूटर ऑब्वियसली हमारे यूज़ के लिए तो नहीं होता है। ये हम आगे आते हैं। सुपर कंप्यूटर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? द सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स विच हैव मैनी CPU. इट इज़ यूज्ड इन साइंटिफिक एंड रिसर्च एरियाज। क्वालिटीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स क्या हैं? वेरी हाई स्पीड, लार्ज डेटा स्टोरेज, लार्ज साइज, वेरी कॉस्टली। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उसमें बहुत सारे CPU का यूज़ किया जाता है। और इसमें जो सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है वो मेनली साइंटिफिक एरिया में होता है या फिर रिसर्च एरियाज में होता है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है। इसका जो स्टोरेज पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। साइज़ भी बहुत बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स। दीज आर यूज्ड एज अ सर्वर कंप्यूटर्स। With help of these computers, two or more computers can be connected to each other. These are called central data computers. मतलब क्या हुआ इसका? जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो भी बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं और उनका यूज़ हम एज अ सर्वर करते हैं। जैसे जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो अपना डेटा आप जहाँ पे जिसमें अपलोड करते हो वो एक सर्वर होता है, सर्वर पे आप अपना डेटा अपलोड करते हो। तो वो जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? With the help of these computers, two or more computers can be connected. मतलब कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की हेल्प से आप
दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड पे, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर्स आर नॉट पावरफुल देन मेन फ्रेम, ठीक है। मतलब कि मेन फ्रेम से ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं मिनी कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स हैव लो स्टोरेज कैपेसिटी, लो स्पीड एंड लो प्राइसिंग। मिनी कंप्यूटर्स की प्राइसिंग भी लो होती है, स्पीड भी लो होती है, कैपेसिटी भी लो होती है और स्टोरेज भी लो होती है। किसके कंपैरिजन में? मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपैरिजन में, ठीक है। अब आते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। इन दिस कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर आर यूज्ड, मतलब कि माइक्रो, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है माइक्रो लगा हुआ है, इसका मतलब कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया है, ठीक है। सो दैट द साइज बिकम स्मॉल, और क्योंकि हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं इसीलिए इसका साइज भी स्मॉल होगा। इन दिस कंप्यूटर हैविंग हाई स्पीड एंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी, जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में, ठीक है। इनका साइज़ भी छोटा होता है, इनकी स्पीड भी अच्छी खासी होती है और स्टोरेज भी हमारे हिसाब की, मतलब ठीक होती है, ठीक ठाक होती है। तो जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की हिस्ट्री पे आते हैं। तो सबसे पहले 1822 में क्या हुआ था? 1822 में चार्ल्स बेबेज, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं, उन्होंने स्टीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी और यहीं से हमारे कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कंप्यूटर का जनक, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। इसीलिए मैंने लिख भी दिया है ब्रैकेट में फादर ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले इन्होंने कंप्यूटर नहीं बनाया था, इन्होंने बनाया था स्टीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन। इन्होंने एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी छोटी सी, जो कि स्टीम ड्रिवन थी। मतलब कि स्टीम का मतलब हो गया भाप, जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। उससे बनाया था कैलकुलेटिंग मशीन। फिर 1890 में हरमन होलेरिथ हरमन होलेरिथ ने पंच कार्ड सिस्टम बनाया था। फिर 1939 में डेविड पैकार्ड एंड बिल हेवलेट ने हेवलेट पैकार्ड बनाया था, ठीक है। ये मशीन का नेम है, उन्होंने अपने नेम पे रखा है हेवलेट हेवलेट पैकार्ड, ठीक है। 1943 जॉन मॉचले एंड जे प्रेस्पर ईकर्ट, इन्होंने बनाया था इनिएक। इनिएक एक इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर है, ये पूछा जाता है फर्स्ट कंप्यूटर क्या था, तो उसका नेम है इनिएक, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर का नेम है इनिएक। तो कब इन्वेंट हुआ था? 1943 में। फिर 1946 में मॉचले और प्रेस्पर ने ही यूनिवैक बनाया था। इनिएक का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, आप ऐसा समझ लो, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है यूनिवैक का, ठीक है। यूनिवैक एक इनिएक का अपग्रेडेड वर्जन है जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर 1947 में विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रैटन ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये जो नेम्स हैं ये सारा साइंटिस्ट का नेम है और उन्होंने बनाया क्या था? ट्रांजिस्टर बनाया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, ठीक है। 1947 ये एक इम्पॉर्टेंट ईयर है ट्रांजिस्टर का। 1953 में ग्रेस हॉपर ने कोबोल, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। कोबोल एक लैंग्वेज है जिससे आप कंप्यूटर को कोड करते हैं। तो ये फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज थी जो कि 1953 में इन्वेंट हुई थी और इन्वेंट किसने किया था? ग्रास हॉपर ने, ठीक है। फिर आते हैं 1954। 1954 में जॉन बैकस और उनकी जो जॉन बैकस ने आईबीएम की टीम को लीड किया था, मतलब कि जो हेड थे वो जॉन बैकस थे और उनकी पूरी टीम ने क्या इन्वेंट किया था? फोर्ट्रॉन लैंग्वेज इन्वेंट करी थी। फोर्ट्रॉन भी एक कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। 1958 में
जॉक केल्बी एंड रॉबर्ट नॉय ने इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ईयर हो सकता है। 1976 में स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनेक ने एप्पल कंप्यूटर्स बनाए थे। ठीक है, एप्पल कंप्यूटर आपको पता है स्टीव जॉब्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने किसकी हेल्प से बनाया था? उनका एक साथी आप कह लो, उनके जो साथी थे वो स्टीव वोजनिएक थे। 1981 में अगेन आईबीएम ने ही इन्वेंट किया था, और क्या इन्वेंट किया था? अपना पहला कंप्यूटर एकॉर्न नेम का। ठीक है, उस कंप्यूटर का नेम इन्होंने रखा था एकॉर्न। फिर 1983 में एप्पल ने अपना फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट किया। अब आप बोलोगे फर्स्ट कंप्यूटर ये भी है एकॉर्न, और फर्स्ट कंप्यूटर ये मैक मैकिन्टोश भी है, तो ये कैसे? तो ये जो एकॉर्न था वो मे बी CUI बेस्ड था, और ये एप्पल का फर्स्ट कंप्यूटर मैकिन्टोश है, ये है GUI बेस्ड। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है आप ये जो अपने कंप्यूटर में टूल्स देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पिक्चर एनिमेटेड आप चीज़ें देख लेते हो अपने कंप्यूटर में, तो ये होता है GUI बेस्ड। ठीक है, पहले के टाइम पे जो कंप्यूटर्स आते थे वो सिर्फ उसमें कुछ भी नहीं होता था, ब्लैक एंड वाइट होता था पूरा, और उसमें कोड करना पड़ता था, कोड करके आपको कमांड देनी पड़ती थी, देन आपको वो रिजल्ट देता था, तो वो थोड़े टफ होते थे। इसीलिए फिर एप्पल ने GUI बेस्ड अपना पहला कंप्यूटर बनाया, जिसका नेम था मैकिन्टोश। ठीक है, स्पेलिंग ठीक से ध्यान करके याद करिएगा। फिर आते हैं 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला विंडोज GUI OS निकाला। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इन्होंने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला जो कि GUI बेस्ड था, और उसका नेम था विंडोज। ओके, नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर जेनरेशन्स में। तो कंप्यूटर जेनरेशन्स हो गई ये सारी, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ? फर्स्ट जनरेशन जो थी हमारी वो 1944 से लेकर के 1958 तक की थी। फर्स्ट जनरेशन में जो इन्वेंशन हुआ था वो था वैक्यूम ट्यूब। ये आपको ज़रूर याद करना, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि किस जनरेशन में किसका इन्वेंशन हुआ, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। तो वैक्यूम ट्यूब हमारी फर्स्ट जनरेशन में इन्वेंट हुई। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? वैक्यूम ट्यूब पहला तो उसका साइज बहुत बड़ा था, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, मतलब कि इसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, और इसके लिए आपको अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी तो उसको हीट को कंट्रोल करने के लिए एसी का यूज़ करना पड़ता था। ठीक है, तो इसका एसी का यूज़ करने की वजह से और इन सब की वजह से इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता था। तो हाई पावर कंजप्शन था, मतलब पावर भी बहुत लेता था ये वैक्यूम ट्यूब। फ्रीक्वेंट हार्डवेयर फेलियर ड्यू टू बर्न आउट ऑफ ट्यूब्स। अब इतने ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी कि वो कभी कभी ट्यूब्स जल जाती थी, तो इसीलिए लिखा हुआ है हार्डवेयर फेलियर, मतलब कि मशीनें खराब हो जाती थी। फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार लगातार मशीनें खराब होती रहती थी। कॉस्टली टू मैन्युफैक्चर, आपको बनाने के लिए, इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए काफ़ी कॉस्ट देनी पड़ती थी, कॉस्टली बहुत होता था ये। द फर्स्ट कंप्यूटर यूजिंग वैक्यूम ट्यूब वॉज ENIAC। तो ENIAC में जो यूज़ किया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब। ENIAC में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में आते हैं। सेकेंड जनरेशन में हमारा इन्वेंशन हुआ था ट्रांजिस्टर का, और वैक्यूम ट्यूब की जगह पे हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लग गए थे। These transistors were made of silicon। ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से बने होते थे, इस वजह से हमें यूज़ करने में थोड़ी आसानी होती थी, और इस सिलिकॉन की वजह से इसमें बर्निंग प्रॉब्लम नहीं होती थी। लिखा है ना, नो बर्निंग आउट बट हार्डवेयर फेलियर, मतलब कि बर्निंग तो नहीं होती थी पर फिर भी हार्डवेयर में कभी ना कभी प्रॉब्लम आती रहती थी।
तो हार्डवेयर फेलियर था बट बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स फास्टर देन ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा 10 टाइम्स फास्टर था ये ट्रांजिस्टर। मच स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब्स, मतलब कि साइज भी बहुत छोटा था वैक्यूम ट्यूब का अगर कंपैरिजन करें तो। लेस एक्सपेंसिव था। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड एज फोर्ट्रॉन कोबोल। ट्रांजिस्टर में हम फोर्ट्रॉन और कोबोल लैंग्वेजेस का यूज़ करने लग गए थे। ईजी टू प्रोग्राम दीज कंप्यूटर्स, और इन कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करना भी ईजी हो गया था। थर्ड जनरेशन में आते हैं। थर्ड जनरेशन में हमने किसका यूज़ किया? इंटीग्रेटेड सर्किट का। आईसी का मतलब फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर आपको कुछ चीज़ इसमें मिसिंग लगती है तो जो मैं बताती जाती हूँ आपको, आप उसे नोट करते जाओ, अपनी नोट्स खुद बनाइए, ठीक है? तो आपको पढ़ना ज़्यादा इजी होगा। इज़ यूज्ड इन सेवरल कंपोनेंट्स, मतलब आईसी का यूज़ हर जगह हो रहा था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हर मशीन में, हर डिवाइसेस में होने लग गया था। एसएसआई एंड एलएसआई टेक्नोलॉजी आ गई थी। मोर पावरफुल एंड फास्टर, तो ट्रांजिस्टर से भी ज़्यादा फास्टर हो गया था ये और पावरफुल हो गया था। साइज़ भी काफ़ी छोटा हो गया था और हीट प्रोडक्शन भी बहुत कम हो गया था, और अब हमें एयर कंडीशनर की यूज़ नहीं पड़ता था, ठीक है? थर्ड जनरेशन में जब से हम आईसी का यूज़ करने लग गए थे तब हमें एसी की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है? फास्ट एंड लार्ज मेमोरी, और इसकी आईसी की जो मेमोरी थी वो भी काफ़ी लार्ज थी। फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर के 1980 तक थी। यहाँ पर हम आईसी का ही यूज़ करते थे, बट आईसी का एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया था वीएलएसआई, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है? और यहाँ पे हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ भी करने लग गए थे। माइक्रो प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है? और इसकी मेमोरी काफ़ी लार्ज होती थी। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का हम यूज़ करने लग गए थे। मैग्नेटिक टेप भी आ गया था, और हीट का तो बहुत बहुत लेस हीट हो गया था। एयर कंडीशनर अगेन हमें यूज़ नहीं पड़ता था, और CUI की जगह हम GUI का यूज़ करने लग गए थे। वेरी फास्ट एंड ईजी मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग करना भी बहुत आसान हो गया था, ठीक है? अब फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। फिफ्थ जनरेशन में फिफ्थ जनरेशन कब से लेकर कब तक थी? 1980 से लेकर के प्रेजेंट, मतलब अभी तक हमारी फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है। इसमें हम आईसी बेस्ड ऑन, अब हमारा आईसी जो था पहले वीएलएसआई में अपग्रेड हुआ और अब किस में अपग्रेड हुआ? यूएलएसआई में, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है? पोर्टेबल पीसीज, मतलब कि हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते थे वो पोर्टेबल आने लग गए थे और ज़्यादा फास्टर पावरफुल हो गया। रिक्वायर वेरी लेस पावर, और हमें बहुत कम पावर की ज़रूरत पड़ने लगी। कॉस्टली भी कम हो गया। मोर इजी टू यूज़ हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया था फिफ्थ जनरेशन में। रोबोटिक्स का यूज़ करने लग गए थे, गेम्स और ये सारी चीज़ें भी आ गई थी। तो अब आते हैं हम डिवाइसेस में। डिवाइसेस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? टिल देन थैंक यू और ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।